जब आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह देते हैं तो पेशेंट्स के मन में बहुत तरह के क्वेरीज होते हैं कि आईवीएफ प्रोसेस जो होता है बहुत पेनफुल होता है, इसमें कितने दिनों तक मुझे इंजेक्शन्स लगाया जाएगा, ये इंजेक्शन क्या पेनफुल होते हैं, मेरा एम्ब्रियो कैसा बनेगा, ये कब और कैसे ट्रांसफ़र होगा और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे क्या क्या सावधानी लेनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम जानते हैं आईवीएफ के बारे में एक कंप्लीट जानकारी, स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है, मैं उसे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रूपाश्री पुरुषोत्तम, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, अवेटा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, रांची। जब आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ के लिए लेते हैं तो पहला जो फेज़ होता है वो होता है प्रिपरेटरी फेज़, जहाँ पे आपके अंडे और शुक्राणु को बेटर करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होते हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाता है। वंस जब आप रेडी हो जाते हैं, आपके सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर ली जाती है, उसके बाद आपको आईवीएफ प्रोसेस में लिया जाता है। तो आपको इसमें कब कब विज़िट करना होगा, तो सबसे पहले जो हम लोग विज़िट की सलाह देते हैं वो डे 2 या डे 3 पे हम लोग स्कैन करते हैं। ये इंटरनल स्कैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हम लोग ये देखते हैं कि आपके अंडाशय में कोई सिस्ट तो नहीं है। अगर कोई सिस्ट है तो इसे या तो कैंसिल किया जाता है साइकिल को, या फिर हम लोग उस फॉलिकल को एस्पिरेट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जिसके लिए हम लोग इंटरनल स्कैन करते हैं वो होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जिसका मतलब ये होता है कि आपके अंडाशय में कितने फॉलिकल उस मंथ में रिक्रूट हुए हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फॉलिकल्स रिक्रूटेड होते हैं हम उन्हीं को इंजेक्शन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। ये इंजेक्शन के डोज को बढ़ाने से या फिर आपके अंडाशय में फॉलिकल्स को कोई डॉक्टर इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग आपको ये सलाह देते हैं कि समय रहते आप अपने आईवीएफ प्रोसेस को लें। तो वंस हम लोगों ने आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट को देख लिया है तो हम लोग आपके एज, वेट, बीएमआई और एएमएच के हिसाब से डोज कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में इंजेक्शन देनी चाहिए। ये इंजेक्शन का जो डोज डिसाइड होने के बाद आपको सलाह दी जाती है कि इसे फिक्स्ड टाइम पे लिया जाए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और इनका फ्लक्चुएशंस जो होता है वो आपके अंडाशय की क्वालिटी को ख़राब करता है। इसीलिए इसको ट्राई करें कि जैसे आपको एडवाइस दिया गया है उसे फिक्स्ड टाइम पे लें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आपको या तो ये इंजेक्शन सेंटर पे लेने की सलाह दी जाती है, और कई बार ऐसे कंडीशन में जहाँ पेशेंट्स दूर के होते हैं या फिर वर्किंग होते हैं या फिर जो लंबी छुट्टी मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कभी कभी ये इंजेक्शन्स आपको पैक करके दे दिया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस इंजेक्शन का कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाए, जिसे नॉर्मली 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लें, सेंटर पे ज़रूर ये चीज़ को अच्छे से समझें कि इसे कैसे रखना होगा, इसे कैसे लेना होगा। इसके 3-4 दिन के इंजेक्शन्स के बाद आपको रीस्कैन के लिए बुलाया जाता है। ये जो इंजेक्शन्स होते हैं नॉर्मली प्योर फॉर्म के होते हैं और इनका जो निडल होता है वो बहुत ही पतला होता है जो बहुत पेन नहीं करता है। 4 to 5 डेज़ की इंजेक्शन्स के बाद आपके जो रीस्कैन में हम लोग देखते हैं कि हमने जो आपको डोज दिया है वो सही तरीके से आपके फॉलिकल को ग्रो करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। अब 2 तरह के प्रोटोकॉल की बात होती है। एक प्रोटोकॉल होता है एनटेक प्रोटोकॉल, जो मैक्सिमम सेंटर में इसे फॉलो किया जाता है। तो नॉर्मली 4 to 6 डेज़ में जब आपके फॉलिकल 14 mm के हो जाते हैं तो हम लोग दूसरा इंजेक्शन ऐड करते हैं जिसे कि एनटेग इंजेक्शंस बोलते हैं। ये इंजेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फॉलिकल को प्री मैच्योर रप्चर होने से बचाता है। तो इस इंजेक्शंस को लेके भी जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं वो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। तो इस तरीके से मैं बात करूं तो आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है।
और नॉर्मली ये जो ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन होता है ये 9 से 11 दिन में पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। तो 9वें 10वें दिन जब आपका फॉलिकल रेडी हो जाता है, रेडी होने का क्या मतलब होता है, जब आपके फॉलिकल का साइज़ 2 या 3 फॉलिकल 18 mm के साइज़ के हो चुके होते हैं, तो हम लोग फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं या ट्रिगर शॉट बोलते हैं। ये ट्रिगर शॉट इसीलिए दिया जाता है कि इसके बाद जो होता है वो एग्स जो होते हैं वो रप्चर करते हैं, बट आईवीएफ में ये एग्स को रप्चर करने के पहले ही oocyte रिट्रीवल प्रोसेस कर लिया जाता है। इसीलिए ट्रिगर शॉट नॉर्मली आपको रात में देने की सलाह दी जाती है, जिसे आप सेंटर पे और अगर आप एनफ ट्रेंड हो चुके हैं तो आप घर पे भी ले सकते हैं। तो पहला प्रोसेस जो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल है या स्टिमुलेशन का प्रोसेस है ये 9 to 10 डेज़ में आपका कवर हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस है oocyte रिट्रीवल। ये oocyte रिट्रीवल कब होता है? जो आपको ट्रिगर शॉट दिया गया है, जैसे कि आज मैंने आपको ट्रिगर शॉट दिया, तो आपका जो oocyte रिट्रीवल प्रोसेस होगा वो अगर मैंने आपको नाइट में दिया है तो आपको एक दिन के गैप के बाद 34 से 36 घंटे के अंतराल पे होगा। इस प्रोसेस में आपको थोड़ी तैयारी के साथ आनी पड़ती है क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, लेकिन इसमें भी जो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है वो टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया होती है जो शॉर्ट एक्टिंग होती है। इस दिन आपको 4 to 6 आवर नील ओरली यानी कुछ खाना पीना नहीं होता है, ऐसी एडवाइस दी जाती है। और साथ साथ में आपको ये भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कोई भी महकने वाली चीज़, सोप, परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। और इसका साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि जो ये मिस्ट और जो फ्यूम्स निकलते हैं ये आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। अब आपको एक स्पेशलाइज्ड आईवीएफ लैब या ओटी में इस पिकअप प्रोसेस के लिए लिया जाता है। इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आपका इंटरनल स्कैन करते हैं ये उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग अपने प्रोब में एक गाइड निडल फिक्स करते हैं और निडल के थ्रू जितने भी फॉलिकल्स आपके ग्रो किए हैं उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है और इमीडिएटली ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडओवर किया जाता है ये देखने के लिए कि कितने एग्स आपके आए हैं और एनालाइज किया जाता है कि किस तरह के एग्स आए हैं। अब आज ही के दिन आपके हस्बैंड को अपना सीमेन सैंपल भी देना होता है, जिससे कि हम एग्स और स्पर्म को मिला के या फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को रेडी कर सके। तो यहाँ पे कि जो होता है ये प्रोसेस जो सेकेंड स्टेप होता है वो एम्ब्रियो प्रिपरेशन के साथ ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पे कई बार सेंटर्स में हम लोग या तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो ट्रिगर शॉट है उसमें भी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं और जिस दिन आपका पिकअप हुआ है उस दिन को हम लोग डे 0 कैलकुलेट करते हैं। तो इस डे 0 के बाद या तो आपका डे 3 या डे 5 ट्रांसफ़र होता है, बट मैक्सिमम सेंटर आजकल ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा है, आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करते हैं और नॉर्मली सेंटर में ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप सारी इस चीज़ों की जानकारी ज़रूर लें। तो अब आपका जो तीसरा चरण स्टार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। तो अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डे 0 जो पिकअप का डे होता है उसके डे 3 या डे 5 में 3 to 5 डेज़ की इंजेक्शंस के बाद किया जाता है। लेकिन यही अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं जो कई बार हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे पीसीओडी है, जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस है, जहाँ पे हम सेम साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कुछ आपको मेडिसिन दे के तैयारी की जाती है, आपके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर कर किया जाता है। और जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट डिसाइड होता है तो इसमें तो और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिकअप प्रोसेस जो हम लोग कर रहे थे एटलीस्ट वो आपका एनेस्थीसिया के अंडर हो रहा था, बट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र
ये अंडर एनेस्थीसिया नहीं होती है। ये बिल्कुल ही सामान्य प्रक्रिया है। इसमें हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है। इसमें हम लोग पेशेंट को एक निर्धारित समय पे आने बोलते हैं और जब पेशेंट हमारे सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो उनको हम लोग हाफ ब्लैडर फुल करने का एडवाइस देते हैं, जिसके लिए उनको पानी पीना पड़ता है। और वंस जब उनका रेडी हो जाता है, अब ब्लैडर फुल हो जाता है, तो हम लोग उनको लैब के लिए ले जाते हैं। इस प्रोसेस में भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो एम्ब्रियो आपके तैयार हुए हैं, आपके डिस्कशन के बाद कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने हैं, किस तरीके से आपके एम्ब्रियोज़ बने हैं, हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। आपको इमीडिएटली आपको इसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसमें आपको सेंटर पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस प्रोसेस को लेके स्ट्रेस ना लें। और आपको जो मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, क्या मुझे सेंटर पे रुकना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बेड रेस्ट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरत है आपको फॉलो करने की, तो बिल्कुल ये फॉलो करने की कि पेट के निचले हिस्से में किसी तरह का दबाव ना पड़े, ऐसा कोई काम ना करें। इन्फेक्शन से बचें, सर्दी खांसी से बचें, क्योंकि ये आपके एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप चाहें तो अपने घर पे भी जा सकते हैं और आपको जो डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस या दवाइयाँ जो आईवीएफ के बाद नॉर्मली थोड़े होते हैं, उसे अच्छी तरह से समझिए और फॉलो करें। तो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है आज के डेट में 50 to 70% होता है। इसके बाद हर किसी को वेट होता है अपने रिज़ल्ट का। ये रिज़ल्ट जो आता है, जो नॉर्मली हम लोग ब्लड टेस्ट से कंफर्म करते हैं, वो आफ्टर 14 डेज़ आ जाता है। लेकिन अगर आपकी पहली आईवीएफ में आपको फेलियर मिला है, तो इसके लिए भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि एम्ब्रियो का जो ट्रांसफ़र के बाद जो सक्सेस रेट है वो 50 to 70% से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है दोबारा ट्रांसफ़र की, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि क्या बेटर किया जा सकता है जो आपके आउटकम को बेटर करे। तो ये था आईवीएफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पेज पे जुड़े रहें और आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ हैं।